हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम यहाँ पे लेके आए हैं एनटीए अभ्यास ऐप के फुल सिलेबस के जो आपके पास मॉक टेस्ट पेपर्स हैं जेईई मेंस के लिए, उनमें से भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो ज़रूर ये जो प्लेलिस्ट है एनटीए अभ्यास ऐप के मॉक टेस्ट के सिलेक्टेड क्वेश्चंस की, उस सीरीज को ज़रूर चेकआउट कीजिए। और वीडियो यदि आपको पसंद आए तो ज़रूर यहाँ पे लाइक दबा के जाइए, बिकॉज यूट्यूब की एल्गोरिदम की मार से हम बच नहीं पाए हैं। रीच बहुत ही खराब हो रखी है, तो रिवाइव करिए इस वीडियो को और लाइक जरूर दबाइए। इसके बाद चलते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। क्वेश्चन में दिया है कि सर्कुलर मोशन हो रहा है पार्टिकल का और इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पार्टिकल का दिया जाता है at = 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। at लिख सकते हैं इसे कि d स्पीड बाई dt के बराबर होता है, और ये क्वेश्चन में आपको दिया है किसके बराबर है, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं dv = 9 dt। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। t बराबर 0 पर जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी 0 के बराबर थी, बिकॉज वो रेस्ट से स्टार्ट करता है। रेडियस है 4 सेंटीमीटर, स्टार्ट करता है रेस्ट से। टाइम बताना है कि जब टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मेक्स एंगल 45 डिग्री विद द रेडियल एक्सेलरेशन। तो मैं पहले क्या निकाल रहा हूं, मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं टाइम के फंक्शन में। तो यहां मैं लिखूंगा वेलोसिटी v, t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0 और t बराबर t पे वेलोसिटी v। तो यहां से वेलोसिटी आपको मिल जाती है 9t पर, 9t के बराबर। अब आपको बताना है कि कब ऐसा होगा कि जो नेट एक्सेलरेशन है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है रेडियल एक्सेलरेशन से। हम जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यदि इस तरफ है at, तो ac होता है सेंटर की तरफ, और उनके बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। और इनका रिजल्टेंट जो है कभी भी आप देखेंगे इस तरीके से आपको मिलेगा नेट एक्सेलरेशन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नेट एक्सेलरेशन एंगल बना रहा है 45 डिग्री। इसका मतलब मैं कह सकता हूं at और ac का जो रेशियो है at/ac = 1045 = 1, यानी कि at की वैल्यू ac के बराबर है। तो at की वैल्यू ac की जब बराबर हो जाती है तब आपको बताना है टाइम कितना हो चुका होगा। तो मैं वेलोसिटी निकाल चुका हूं। अब at और ac को बराबर कर दीजिए। at कितना है, 9 के बराबर है। ac कितना होता है, v² के बराबर, 9t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, r is 4। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा आपके पास, 36 डिवाइडेड बाय 81, t स्क्वायर की वैल्यू मिल गई आपको। तो यहाँ से t मिल जाएगा आपको 6/9 को मिल जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 सेकेंड। सो 2/3 सेकेंड के बराबर आपको समय यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। एक गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 50 ओम के बराबर है और उसको 3 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है और रेजिस्टेंस लगा दिया है 2950 सीरीज में। तो फुल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन इज ऑब्टेन्ड इन द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर में टोटल 30 डिवीजन्स हैं और 30 डिवीजन्स पूरे रीडिंग हमें मिलती है जब इस कॉन्फ़िगरेशन में ये तीनों लगे होते हैं। तो ये 50 ओम का जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, ये यहाँ लगा है, और साथ में एक 2950 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ लगा है, और एक 3 वोल्ट की बैटरी लगी है यहाँ। तो मैं ये बता सकता हूं कि ये करंट इस सर्किट में कितना फ्लो होगा। ये करंट जो होगा दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 2950 और 50 3000, तो आपको मिल जाएगा 10⁻³ एम्पियर। अब इस करंट पर 30 डिवीजन जो हैं, जो पूरे गैल्वेनोमीटर में वो डिफ्लेक्ट हो जाता है जो नीडल है, तो मैं कह सकता हूं ये गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन करंट ही है। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम रिड्यूस करना चाहते हैं डिफ्लेक्शन को 20 डिवीजन्स तक। तो रेजिस्टेंस सीरीज में कितना होना चाहिए। तो हम ये बात जानते हैं कि डिफ्लेक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। गैल्वेनोमीटर में जितना करंट जाएगा उतना ही डिफ्लेक्शन हमें मिलने वाला है, और हमने देखा था कि 10⁻³ एम्पियर करंट जाता है तो 30 डिवीजन्स के बराबर डिफ्लेक्शन होता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि 10⁻³ एम्पियर जब है तो 30 आपके पास डिवीजन्स हमें मिलते हैं, या फिर उल्टा लिखिए इसको, 30 डिवीजन्स डिफ्लेक्शन लाने के लिए 10⁻³ एम्पियर की आवश्यकता पड़ती है। तो एक डिवीजन डिफ्लेक्शन के लिए कितने करंट की आवश्यकता होगी, 10⁻³/30। हमें चाहिए सिर्फ 20 डिफ्लेक्शन के बराबर, 20 डिवीजन्स के बराबर डिफ्लेक्शन।
सो 20 के लिए जो करंट की रिक्वायरमेंट आपको है दैट इज 10 टू द पावर -3 बाय 30 इंटू 20। तो इतना करंट सर्किट में फ्लो होना चाहिए, इतना करंट गैल्वेनोमीटर में फ्लो होना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूं गैल्वेनोमीटर में जो करंट है वो होगा आपके पास बैटरी डिवाइडेड बाय गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने लगाया है R, और ये करंट किसके बराबर होना चाहिए 20/30 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इसको आप करिए सॉल्व। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 0 से 0 चला गया और सब इधर ले आइए 9/2 और यहाँ जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा 1000 इज इक्वल्स टू 50 प्लस R, तो ये बन जाएगा आपके पास 4500। तो आपके पास मिल जाएगा रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 4450 ओम के बराबर रेजिस्टर आपको सीरीज में लगाना होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी के बराबर, डी आंसर सही हो जाएगा। समझ में आया आपको? तो यहाँ पे हमने जो काम की चीज सीखी है वो ये है कि गैल्वेनोमीटर जो है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात कर रहे हैं, उनमें जितना डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये फाई जो है वो होता है सम कांस्टेंट इनटू आई, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। और इसी के साथ साथ यदि आपको ये याद आ गया है तो जरूर आप अपने नोट्स खोलें और वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ें। जब गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो एक टर्म इस्तेमाल होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, और जब इसको अमीटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है तो इसे कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। तो मैं आपको ये टास्क दे रहा हूं कि अपने नोट्स खोलिए। यदि आपके पास नोट्स नहीं भी हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं उनमें सर्च कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, और वहां पे गैल्वेनोमीटर के बारे में पढ़ें और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं फॉर्मूला कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या क्या होता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, और सवाल यदि आ गया जेईई में जो आ भी सकता है इसके ऊपर, वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी के ऊपर, तो आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि एक नॉन कंडक्टिंग पिस्टन है, यानी कि वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है, मास उसका m है, एरिया उसका S0 है, divides a non-conducting closed cylinder as shown in figure. A piston having mass m is connected with the top wall of cylinder by spring force constant K. The top part is evacuated, यानी top part में वैक्यूम है, कोई भी गैस यहाँ पे नहीं है, कोई भी मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, and the bottom part contains an ideal gas of pressure P0 in the equilibrium position. एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा है, इक्विलिब्रियम लेंथ दोनों पार्ट की जो है L के बराबर है, तो बताना है आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्मॉल ऑसिलेशंस की कितनी होगी। तो ये सवाल काफी अच्छा सवाल है। अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो हमारे पास इनिशियली क्या है कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के दो हिस्से हो रखे हैं। एक हिस्से में वैक्यूम है, एक हिस्से में क्या है, वैक्यूम है, और स्प्रिंग यहाँ पे बंधी हुई है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और यहाँ पे गैस है, गैस का जो प्रेशर है P0 के बराबर है। ये जो आपके पास पिस्टन है, इस पिस्टन का एरिया, ये देखो डब्बा ऐसे है, ठीक है, डब्बा ऐसे है, तो ये जो पिस्टन लगा हुआ है बेटा, इस पिस्टन का जो एरिया है, पिस्टन का जो एरिया वो S के बराबर है। इस तरीके से पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन का जो एरिया है वो S के बराबर है, और क्वेश्चन में दिया है कि इनिशियली ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, तो इक्विलिब्रियम में है तो ये भी लेंथ L के बराबर है और ये भी लेंथ L के बराबर है। तो मैं यहां से इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिख सकता हूं कि इस समय इस पिस्टन के ऊपर लगने वाले जो सारे फोर्सेस हैं उनका समीशन 0 के बराबर है। पिस्टन के ऊपर देखिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। हमारा ये पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा नीचे mg के बराबर, गैस का प्रेशर P0 है, तो गैस सरफेस के नॉर्मल फोर्स लगा रही होगी इस डायरेक्शन में P0 इंटू S0, और स्प्रिंग में हो सकता है थोड़ा सा स्ट्रेच हो, तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी K इंटू X0 के बराबर। X0 इज द इक्विलिब्रियम में जो एक्सटेंशन है वो K X0 के बराबर है, तो फोर्स कितना लग जाएगा K X0 के बराबर। ये सारे फोर्सेस का समीशन आप 0 कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा K X0 प्लस P0 S0 माइनस mg इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसको मान लिया, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दी। अब हमें निकालना है कि ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी, तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, तो मैं इस पिस्टन को
या तो ऊपर ले जा सकते हैं या नीचे ले जा सकते हैं। मैं इस पिस्टन को नीचे की तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देता हूं x अमाउंट से। तो हमें देखिए क्या सिचुएशन मिलने वाली है कि इस पिस्टन को आप ले जाएंगे नीचे ले गए हैं हम x डिस्टेंस से, तो ये वाली लेंथ हो चुकी है l माइनस एक्स, और ये वाली जो लेंथ है वो कितनी हो चुकी है l प्लस एक्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि नीचे वाली जो गैस है, इस गैस का जो वॉल्यूम है कम कर दिया है, नीचे वाला वॉल्यूम जो है कम हो गया है, और पूरा जो प्रोसेस है एडियाबैटिक है, बिकॉज हीट का आदान प्रदान ना वॉल के थ्रू ना इस पिस्टन के थ्रू हो सकता है। तो एडियाबैटिक कंडीशन मैं यहाँ पे लगा सकता हूं कि मैं लिख सकता हूं कि P V की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं। पहले प्रेशर गैस का था P नॉट के बराबर, वॉल्यूम कितना था, एरिया ऑफ पिस्टन S नॉट इंटू L की पावर गामा, ये पहले प्रेशर इंटू वॉल्यूम था। समझ गए ये वॉल्यूम कैसे निकाला? ये क्यूब है, क्यूब के किसी एक फेस का एरिया, और ये वाली जो डिस्टेंस है L, क्यूबॉइड है सॉरी, ये इसका एरिया फेस का इंटू हाइट, ये हमको वॉल्यूम दे देता है। तो वॉल्यूम हमने यहाँ लिख लिया है। अब क्योंकि ये पिस्टन नीचे आ चुका है, गैस जो है कंप्रेस हो चुकी है, तो गैस के प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही चेंज हो चुके हैं। तो मैं कह सकता हूं फाइनल प्रेशर P डैश के बराबर है, और फाइनल वॉल्यूम देखिए कितना हो जाएगा। वॉल्यूम लिखूंगा मैं, इस फेस का एरिया कितना है S नॉट, और इसकी हाइट कितनी हो चुकी है L माइनस एक्स की पावर गामा, लिख सकता हूं। तो यहां से आप P डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं। P डैश इज इक्वल टू S नॉट की पावर गामा, S नॉट की पावर गामा कैंसिल आउट हो गए, आपको मिलेगा यहाँ पे P नॉट L अपॉन L माइनस एक्स की पावर गामा। अब नीचे से आप L को कॉमन ले सकते हैं, नीचे से आप L को कॉमन ले सकते हैं, तो आपको देखिए क्या मिलेगा, P डैश इज इक्वल टू P नॉट L 1 माइनस एक्स अपॉन L, और इन सब की पावर जो है गामा हमारे पास है, तो L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा P डैश इज इक्वल टू P नॉट 1 माइनस एक्स बाय L रेज टू द पावर माइनस गामा, लिख सकता हूं। इसको मैं ऊपर ले गया, और हम जानते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है। तो यहां मैं इसको लिख सकता हूं P नॉट 1 माइनस माइनस गामा x अपॉन L, तो आ जाएगा आपके पास P नॉट 1 प्लस गामा x अपॉन L, तो आ जाएगा आपके पास P डैश की वैल्यू इसके बराबर। अब मैं इस इंस्टेंट पर यदि फोर्स निकालना चाहूं इस पिस्टन के ऊपर कितना है, तो देखिए इस पिस्टन के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है कौन कौन सा है। एक तो फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे P डैश इंटू S नॉट, ये गैस का जो नया प्रेशर आ चुका है यहाँ पे इंटू एरिया, तो ये फोर्स लग रहा होगा। mg अभी भी नीचे की तरफ लगेगा, और स्प्रिंग क्योंकि पिस्टन नीचे आ चुका है तो स्प्रिंग भी यहाँ पे एलोंगेट हो चुकी है, कितने अमाउंट से, x अमाउंट से, और तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ फोर्स लग रहा होगा कि टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया x नॉट प्लस एक्स। समझ गए? तो मैं यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू लिख सकता हूं आपसे। नेट फोर्स कितना हो जाएगा आपके पास, देखिए ये फोर्स बढ़ चुका है, ये फोर्स भी चेंज हो चुका है, बढ़ चुका है ऑफ कोर्स, तो ये पिस्टन के ऊपर जो नेट फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होने वाला है। तो यहाँ लिखूंगा मैं नेट फोर्स इज इक्वल टू के एक्स नॉट प्लस के एक्स प्लस पी डैश विच इज पी नॉट 1 प्लस गामा एक्स बाय एल, और यहाँ पे आएगा एस नॉट, ये आपके पास नेट फोर्स है, और माइनस एम जी। तो यहां पे आप इसको ब्रैकेट को खोल सकते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पे के एक्स नॉट प्लस के एक्स प्लस पी नॉट इंटू एस नॉट प्लस पी नॉट एस नॉट गामा एक्स बाय एल माइनस एम जी। ये आपके पास नेट फोर्स मिल चुका है इस पिस्टन के ऊपर। अब देखिए बेटा, इस इक्वेशन नंबर 1 से मैं कह सकता हूं के एक्स नॉट प्लस पी नॉट एस नॉट माइनस एम जी बराबर 0 है। तो यहां से के एक्स नॉट प्लस पी नॉट एस नॉट माइनस एम जी, ये सब आपस में मिलके 0 के बराबर हैं। तो आपको नेट फोर्स यहाँ पे मिलता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू के प्लस पी नॉट एस नॉट गामा बाय एल, और यहाँ पे आपको मिलता है एक्स। तो फोर्स जो है एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपके पास, ये एसएचएम का जो कांस्टेंट होता है, फोर्स कांस्टेंट, वो के के बराबर है। तो आपको ओमेगा मिल जाएगा, तो ओमेगा आपको मिल जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एम, आपको मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ के की जगह ये रख देंगे आप के एल प्लस पी नॉट एस नॉट गामा डिवाइडेड बाय एम एल। तो ये आपको ओमेगा की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी।
ठीक, आंसर मिला लीजिए, के एल प्लस पी नॉट एस नॉट गामा डिवाइडेड बाय एम एल। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें दिया है साउंड वेव पासिंग थ्रू द एयर एट एनटीपी produces a pressure of 0.001 dyne per centimeter square during a compression. The corresponding change in temperature is, तो टेम्परेचर में चेंज आपको बताना है कितना होगा। तो पहले आपको यह समझना जरूरी है कि साउंड का प्रोपोगेशन कैसे होता है। तो यदि मैं बात करूं एटमॉस्फेयर में नॉर्मल एयर में साउंड की प्रोपोगेशन की, तो एयर का टेम्परेचर, एयर का जो प्रेशर है वो 1 atm के बराबर होता है 10 to the power 5 पास्कल के आसपास। तो साउंड की वेव जो है वो उस प्रेशर में वेरिएशन प्रोड्यूस करती हैं। कुछ जगह पे प्रेशर 1 atm से थोड़ा कम हो जाता है और कुछ जगह पे प्रेशर 1 atm से ज्यादा हो जाता है। तो उस प्रेशर में फ्लक्चुएशन की वजह से वेव जो है, डिस्टर्बेंस जो है वो आगे प्रोपोगेट होता है। तो हमें दिया हुआ है कि प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो 1 atm के बराबर है। नॉर्मल एनटीपी का मतलब यही होता है, विच इज 10 to the power 5 पास्कल के बराबर, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, 273 केल्विन है। और प्रेशर में जो फ्लक्चुएशन है वो इतना है। ये प्रेशर में फ्लक्चुएशन की वैल्यू आपको दे रखी है, यानी डेल्टा पी की वैल्यू आपको दे रखी है, दैट इज 10 to the power -3 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायन को आप न्यूटन में बदलेंगे तो 10 to the power -5 से मल्टीप्लाई करना होगा। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power -4 से मल्टीप्लाई करना होगा नीचे। तो आपको ये डेल्टा पी की जो वैल्यू है आपको मिलने वाली है 10 raised to the power, ये बन जाएगा ऊपर जाके -4, 10 raised to the power -4 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको मिलेगा। पास्कल कह सकते हैं इसे, ऐसा यूनिट है प्रेशर की। अब हमें निकालना क्या है कि हमें टेम्परेचर में चेंज निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। अब एक बात और आप ध्यान रखें कि साउंड का प्रोपोगेशन एक एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, या आप याद रख लें, साउंड का प्रोपोगेशन एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। और एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन क्या होता है? प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन होता है P V raised to the power gamma is equal to constant। और मानते हुए कि एक आइडियल गैस है तो मैं लिख सकता हूं पीवी की जो वैल्यू है वो nRT के बराबर है। तो यहां लिख सकता हूं वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो nRT by P के बराबर है। तो ये वैल्यू आप यहां पे रख दीजिए तो आपको ये मिल जाएगा कि प्रेशर P nR की पावर गामा T की पावर गामा डिवाइडेड बाय P की पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट K। अब नंबर ऑफ मोल्स और R जो है कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म जो है अब कांस्टेंट में मिल जाएगी, तो एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा। तो आपको मिलता है प्रेशर रेज टू द पावर 1 माइनस गामा इनटू टेम्परेचर रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ये भी एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो हमें चेन रूल के साथ साथ प्रोडक्ट रूल भी इस्तेमाल करना होगा। तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस गामा P रेज टू द पावर 1 माइनस गामा -1 इंटू dp, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ इंटू सेकंड फंक्शन जो है एज इट इज आपको लिखना होगा t रेज टू द पावर गामा प्लस, अब ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, यहां लिखूंगा p रेज टू द पावर 1 माइनस गामा इंटू इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है t रेज टू द पावर गामा का डिफरेंशिएशन होगा गामा t रेज टू द पावर गामा -1 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dt इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 0। अब हमें अल्टीमेटली निकालना क्या है? dt निकालना है। तो आप इसे ले जाइए इधर तो आपको मिलेगा 1 माइनस गामा का हो जाएगा गामा -1, गामा -1 1 से 1 गया p रेज टू द पावर माइनस गामा, यहाँ मिलेगा आपको dp, यहाँ मिलेगा आपको t रेज टू द पावर गामा और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास p रेज टू द पावर 1 माइनस गामा, यहाँ मिलेगा आपको गामा और यहाँ मिलेगा आपको t रेज टू द पावर गामा -1। चक्कर आ रहे हैं मुझे देख के। और यहाँ पे है dt के बराबर है, ठीक, ये dt के बराबर है। अब देखिए पावर जो है p की इसको ऊपर ले जाइए, पावर जो है t की उसको ऊपर ले जाइए तो आपको और क्या मिल जाएगा? गामा -1 डिवाइडेड बाय गामा p रेज टू द पावर माइनस गामा -1 प्लस गामा t रेज टू द पावर गामा माइनस गामा प्लस 1 और आएगा आपके पास यहाँ पे dp। तो माइनस गामा से प्लस गामा कैंसिल आउट हुआ, माइनस गामा से प्लस गामा कैंसिल आउट हुआ,
यहाँ t की पावर 1 है, p की पावर -1 है, तो ये आपको मिलने वाला है गामा -1 बाय गामा इंटू t डिवाइडेड बाय p इंटू dp। ये किसकी वैल्यू है? dt की वैल्यू है। गामा की वैल्यू 3/2, 3/2 - 1 1/2, 1/2 बाई 3/2 ये बन जाएगा आपके पास 1/3। टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन डिवाइड बाय प्रेशर कितना है? 10 टू द पावर 5। dp की वैल्यू कितनी है? 10 टू द पावर -4। सॉल्व करिए इसको, 3 9 27, 3 एकम 3 और मिलेगा यहाँ पे 10 टू द पावर -9। सो यू विल गेट 9.1 इंटू 10 टू द पावर -8 के बराबर आपको टेम्परेचर में वेरिएशन मिलने वाला है। सो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -8, 9.1 या 8.97 लगभग बराबर है 10 टू द पावर -8। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। समझ गए? तो यहां पे दो बात हमें समझनी है कि साउंड का प्रोपोगेशन एक एडियाबैटिक प्रोसेस है और प्रेशर के फ्लक्चुएशन की वजह से जो वेव है, साउंड वेव है, वो आगे की तरफ प्रोपोगेट होती है। इसके बाद अगला सवाल हम देख रहे हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि ब्लॉक ए का मास m, ब्लॉक बी का मास 2m आर प्लेस्ड ऑन अ फिक्स्ड ट्रायंगुलर वेज बाय मींस ऑफ अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। रस्सी आइडियल है, फ्रिक्शनलेस पुली है, वेज का इंक्लिनेशन 45 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ए के लिए 2/3, बी के लिए 1/3। ए और बी को रिलीज कर दिया जाता है रेस्ट से। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ए। तो एक्सेलरेशन ए का हमें बताना है कितना होगा। तो ये डायग्राम यदि मैं बनाऊं, जो बी ब्लॉक है आपका बेटा, ये देखिए बी ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ वो होगा mg sin थीटा के बराबर। मास इसका 2m है, तो लिख सकता हूं 2mg sin 45 आ जाएगा आपके पास 1/√2। रस्सी की वजह से एक टेंशन लग रहा होगा, टेंशन T, और क्योंकि इसकी टेंडेंसी इस तरीके से नीचे जाने की, बिकॉज ये हैवी मास है, नीचे की तरफ टेंडेंसी है, इसकी ऊपर की तरफ टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन जो है पीछे की तरफ लग रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं फ्रिक्शन लग रहा होगा इसके ऊपर F1 के बराबर, और F1 की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो भाई यहां कह सकता हूं नॉर्मल ये है, और जो mg का कंपोनेंट है mg cos थीटा वो किसके बराबर है? 2mg/√2 के बराबर। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मैं लिख सकता हूं, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू एन के बराबर। म्यू की वैल्यू है 1/3 और एन की वैल्यू है 2mg/√2। तो आपको ये मिल जाएगा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2/3 mg/√2। इसके बाद बात करते हैं ब्लॉक नंबर ए की। तो ब्लॉक नंबर ए के ऊपर एक फोर्स लग रहा है टेंशन T के बराबर, एक फोर्स लग रहा है mg sin थीटा के बराबर mg/√2, और एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा पीछे की तरफ F2, और F2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी आप देख सकते हैं किसके बराबर है? F2 की मैक्सिमम वैल्यू है म्यू कितना है? 2/3, और नॉर्मल कितना है? mg/√2, हो जाएगा आपके पास mg/√2। ये आपको रिजल्ट मिल जाता है। अब मैं पहले ये चेक करना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं कि फ्रिक्शन ने इसको रोक लिया हो, ऐसा तो नहीं कि फ्रिक्शन ने इसको रोक लिया हो, फ्रिक्शन सफिशिएंट हो मूव कराने के लिए। तो मैं एक कंडीशन चेक कर रहा हूं कि मान लेता हूं कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में मान लेता हूं, मुझे पता नहीं है, तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में मानेंगे तो ये सारे फोर्सेस आपस में बराबर, ये सारे फोर्सेस आपस में बराबर। तो चेक करिए क्या आएगा आपके पास। तो आपको मिलेगा 2mg/√2। ये नीचे की तरफ फोर्सेस हैं, ऊपर की तरफ फोर्सेस कितने हैं आपके पास? F1 प्लस T। यहां सारे फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो आपको मिलेगा mg/√2 प्लस F2 इज इक्वल टू टेंशन T। तो टेंशन T की वैल्यू जो है आप यहां पे रख दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2mg/√2 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस mg/√2। तो यहां मिलेगा आपको F1 प्लस F2 इज इक्वल टू mg/√2। तो अब आप देखिए बेटा, यदि ये फ्रिक्शन फोर्सेस इसके बराबर हो जाएंगे तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। यदि फ्रिक्शन कम पड़ गया और ये एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, पुलिंग फोर्स ज्यादा है, तो ब्लॉक चल पड़ेंगे, और फ्रिक्शन इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा? मैं यदि इसका मैक्सिमम वैल्यू यदि ज्यादा हो गया इससे, तो हम कह सकते हैं ब्लॉक मूव नहीं करेंगे। तो हम जानते हैं फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो F1 मैक्सिमम और F2 मैक्सिमम कितनी कितनी है? 2/3 mg/√2, 2/3 mg/√2, तो कितना आ जाएगा? फ्रिक्शन की वैल्यू 4/3 mg/√2। ये मैक्सिमम वैल्यू है टोटल फ्रिक्शन की, और ये नेट पुलिंग फोर्स जो है वो mg/√2 के बराबर है। तो आप क्लियरली कह सकते हैं
कि ये वाली जो क्वांटिटी है फ्रिक्शन की, जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये इस नेट पुलिंग फोर्स से ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि फ्रिक्शन सफिशिएंट है इन दोनों ब्लॉक्स की स्लिपिंग को रोकने के लिए। तो हम कहेंगे सिस्टम जो है विल नॉट मूव, सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आपके पास दोनों ब्लॉक्स का? 0 के बराबर। तो हमारे पास कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन 0 होगा। तो आप ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस में आप देखिए कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, क्या फ्रिक्शन सफिशिएंट है, उनके बराबर लग सकता है। यदि लग सकता है तो इक्विलिब्रियम में रहेगा पूरा सिस्टम, स्लिपिंग नहीं होगी। और यदि फ्रिक्शन कम पड़ जा रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शन भी कम पड़ जा रहा है, तो मतलब स्लिपिंग होने वाली है और काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। इसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में दिया है कि ए और बी दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जिनकी हाफ लाइफ है 1 ईयर और 2 ईयर रेस्पेक्टिवली। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि रेट कांस्टेंट इनका होगा Ln2 डिवाइडेड बाय 1 और इसका होगा लैम्डा बी इज इक्वल्स टू Ln2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे इसको लिखा जा सकता है Ln2 रेज़ टू द पावर 1 लैम्डा ए को, और मैं इसको लिख सकता हूं लैम्डा बी को लिखा जा सकता है Ln2 की पावर 1/2। प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, सो Ln बन जाएगा Ln√2। ठीक बात। दोनों की जो क्वांटिटी है इनिशियल वो अलग अलग ली गई है। इसका 10 ग्राम लिया है और इसका जो है 1 ग्राम लिया है। तो हमें बताना है कि कितने समय के बाद उन दोनों की समान क्वांटिटी बचने वाली है। तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज की यदि बात करें तो फॉर्मूला हमारे पास होता है Nt इज इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू, इनिशियल क्वांटिटी e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा t, ये फॉर्मूला होता है। तो मैं दोनों के लिए लगा सकता हूं और अंत में टाइम t पर जो दोनों के नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं उनको बराबर कर सकता हूं। सो वी हैव टू इक्वेट दिस एक्सप्रेशन फॉर बोथ a एंड b। तो a का जो इनिशियल है वो कितना है? 10 ग्राम है, इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ Ln2 इंटू t। यहां बात करें, ये है आपके पास 1 और आपको यहां मिलेगा e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ Ln√2 इंटू t। अब दोनों तरफ आप ln ले सकते हैं और उससे भी पहले आप क्या कर लीजिए, इसको नीचे ले जाइए तो आपको मिलेगा 10 अपॉन e रेज़ टू द पावर Ln2 और यहाँ पे आ जाएगा t इज इक्वल टू 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर t Ln√2। तो 10 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा e रेज़ टू द पावर t Ln2 इज इक्वल टू 10 इंटू e रेज़ टू द पावर t Ln√2। दोनों तरफ आप ln ले लीजिए तो आपको देखिए यहाँ क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे t Ln2 ln e, यहां लेंगे तो क्या मिलेगा आपको Ln10 प्लस t Ln√2 और यहां मिलेगा आपको ln e की वैल्यू होती है 1 के बराबर, ln e की वैल्यू होती है 1 के बराबर। t की टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे तो आपको मिलेगा t Ln2 माइनस ln ऑफ √2 और ये मिलेगा आपको Ln10। तो आपको मिल जाएगा टाइम t की वैल्यू Ln10 डिवाइडेड बाय ln ऑफ √2। Ln√2 को क्या लिखा जा सकता है? Ln√2 को लिख सकता हूं मैं 1/2 Ln2। So you will get Ln10 divided by 1/2 Ln2। ठीक। अब Ln10 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है, 2.303 के बराबर, और 1/2 ऊपर चला जाएगा 2 और Ln2 की वैल्यू होती है 0.693। तो आपको मिल जाएगा 4.606 डिवाइडेड बाय 0.693। इसको सॉल्व कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा इन ईयर्स में आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन में आपको दिया है एक ट्यूब की लेंथ है L, रेडियस है उसका कैपिटल R और उसमें एक स्टेडी फ्लो ऑफ फ्लूइड एग्जिस्ट करता है, फ्लो होता है एक फ्लूइड स्टेडी तरीके से, उसकी डेंसिटी ρ है और विस्कोसिटी की जगह वेलोसिटी लिख दिया है, विस्कोसिटी ईटा है और फ्लूइड के फ्लो की वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्टेंस पे r फ्रॉम द एक्सिस एज v is equals to v naught 1 minus r square by r square. Find the friction force exerted on the tube by the fluid, आपको बताना है। तो यहां आपके पास एक ट्यूब है और ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है, लिक्विड फ्लो हो रहा है और लिक्विड की स्पीड एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, मान लीजिए मैं यहां से r डिस्टेंस की बात करूं तो यहां से r डिस्टेंस पे जितने भी फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी जो है वो अलग है। तो
तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं मैं उनकी स्पीड बताता हूँ आपको। ये जितने भी पार्टिकल्स जो हैं, ये सारे पार्टिकल्स हैं, इनकी वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में दी हुई है v0 1 माइनस आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ दिस ट्यूब। तो हम क्या चाहते हैं, देखिए हम चाहते ये हैं कि रॉड के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। तो रॉड से कनेक्टेड जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए। तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो रॉड से डायरेक्टली टच में हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उनकी वेलोसिटी जो है इस तरफ होगी, उनकी वेलोसिटी जो है इस तरफ होने वाली है, और उनकी वेलोसिटी यदि इस तरफ है तो ये जो लिक्विड की लेयर होगी इसके ऊपर, तो लिक्विड की लेयर इनके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा रही होगी। तो इसके ऊपर जो लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो पीछे की तरफ होगा, फ्रिक्शन F। और सिमिलरली ये लिक्विड की लेयर जो है ये भी इस वॉल के ऊपर, जो ट्यूब की वॉल है इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही होगी। तो ये फोर्स यदि मुझे निकालना है, और इस फोर्स को हम कहते हैं विस्कस फोर्स। तो इस विस्कस फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि विस्कस फोर्स इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात करूं, ईटा इंटू ए इंटू डी वी बाय डी एक्स के बराबर होती है। और यहाँ पे यदि मैं बात करूं, यहाँ पे लिक्विड की जो कॉलम है ये वाली डायमेंशन एक्स होती है, तो यहाँ पे इसको डी आर भी लिखा जा सकता है। तो डीवी बाई डी आर में इस रिजल्ट से निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा आपके पास, वी नॉट 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2r डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको डीवी बाई डी आर मिल गया। मैं बात करूं यहाँ पे ईटा इंटू ए की, ईटा इंटू ए एरिया, जिस एरिया के थ्रू वाटर जा रहा है, कितने एरिया पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल। और हमें निकालना कहाँ है, हमें ट्यूब के ऊपर फ्रिक्शन निकालना है। तो आप कह सकते हैं कि मुझे ये वाले मॉलिक्यूल्स के बारे की वेलोसिटी जो है चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल के लिए स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रख देंगे, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर यहाँ पे रख देंगे, तो आपको मिल जाएगा ईटा 2 पाई आर इंटू एल इंटू वी नॉट 2 कैपिटल आर बाय आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ईटा इंटू 2 पाई, और यहाँ मिलेगा आपको एल वी नॉट, ये 4 पाई हो जाएगा। सो 4 पाई एल वी नॉट ईटा आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, तो मैंने किसी भी एक जनरल पॉइंट के लिए डीवी बाई डी आर निकाला, और डीवी बाई डी आर की रिजल्ट में मैंने आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर पुट कर दी, तो हमें डीवी बाई डी आर मिल गया यहाँ इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट, इस लेयर की वजह से ही आपको फ्रिक्शन मिल रहा है इस ट्यूब के ऊपर। तो हमने यहाँ पर भी एक एरिया लिख दिया कि कितने एरिया पे फ्रिक्शन जो है लग रहा है, कितने एरिया पे विस्कस फोर्स लग रहा है, दैट इज 2 पाई आर इंटू एल। तो हमारा आंसर हमें मिल गया। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल है कि कैलकुलेट द कंप्रेशनल फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L and cross sectional area A when heated through T डिग्री सेल्सियस from expanding lengthwise। तो मान लेता हूं एक रॉड की लेंथ जो है L के बराबर है, और यदि आप इसको हीट कर देंगे तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L प्लस डेल्टा L। तो कितना हो जाएगा आपके पास, L 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी, इतनी लेंथ हो जाएगी। हम चाहते हैं कि लेंथ जो है हम इस पे इतना कंप्रेसिव फोर्स लगा दें जिससे इसकी लेंथ इतने से इतनी हो जाए, L के बराबर हो जाए। ये लेंथ जो है L के बराबर हो जानी चाहिए, तो हम कितना कंप्रेसिव फोर्स लगाएं इसके ऊपर। तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ कि हमें चाहिए लेंथ L, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L इंटू 1 प्लस अल्फा टी। तो आपको यहाँ से डेल्टा L बाय L की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, अल्फा टी इंटू एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L इंटू 1 प्लस अल्फा टी। और ये आपको स्ट्रेन मिल चुका है। स्ट्रेन को लिख सकता हूं मैं स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस कितना है, फोर्स अपॉन एरिया। यंग्स मॉडुलस कितना है, E के बराबर है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगी F की वैल्यू, यहाँ से L से L कैंसिल आउट हो गया, A E अल्फा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टी। तो ये आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इतना कंप्रेसिव फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगा जिससे लेंथ उसकी ना बढ़े। ठीक, सो E A अल्फा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा टी आपको आंसर मिल जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। दैट इज अ बैंड प्लेइंग म्यूजिक एट अ फ्रीक्वेंसी f is moving towards a wall at a speed of vb
A motorist is following the band with a speed of Vm. If V is the speed of sound, the expression for the beat frequency heard by the motorist. तो यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि एक बैंड जो है वो फ्रीक्वेंसी f रिलीज कर रहा है और इसकी वेलोसिटी जो है vb के बराबर है। ये एक दीवार की तरफ जो है मूव कर रहा है। तो आप पहले निकालिए कि यहां से जो फ्रीक्वेंसी, यहां से जो साउंड जाएगा यहां तक और यहां से रिफ्लेक्ट होकर आएगा, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी आप निकालिए पहले। तो मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहता हूं जो साउंड यहां से यहां पहुंच रहा है और जो साउंड यहां से वापस यहां आ रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी लेट्स कॉल दिस f1। तो f1 मैं निकालना चाहता हूं। तो f1 निकालने के लिए मुझे पहले f डैश की वैल्यू निकालनी होगी यदि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f है। सो पहले f डैश निकालिए कि जो फ्रीक्वेंसी वहां पर पहुंच रही है, यहां से यहां फ्रीक्वेंसी जो पहुंच रही है f डैश, पहले वो हमें निकालनी होगी। तो कितनी हो जाएगी? तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है f और यहाँ पे v जो ऑब्जर्वर है वो रेस्ट में है, तो यहाँ पे आएगा +0। सोर्स जो है इसके पास आने की कोशिश कर रहा है, तो आपको मिलेगा यहाँ से vb। तो f डैश की वैल्यू आपको मिल जाएगी fv/v माइनस vb। क्योंकि हम मोटरिस्ट को सुनाना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी जो रिफ्लेक्टेड है, तो यहाँ पे जो मोटरिस्ट है जिसकी वेलोसिटी vm के बराबर है, उसको ये रिफ्लेक्टेड वेव जो है कितनी फ्रीक्वेंसी की सुनाई देगी ये भी निकाल सकते हैं। सो f1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव जो किसको सुनाई दे रही है? मोटरिस्ट को सुनाई दे रही है। तो मैं लिख सकता हूं इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, fv/v माइनस vb। इतनी फ्रीक्वेंसी वहां से आ रही है और यहाँ पे फिर से डॉपलर इफेक्ट इक्वेशन लगाऊंगा। ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, ये मूव कर रहा है vm स्पीड से और सोर्स जो है वो 0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो आपको यहां से मिलेगा कि f1 जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होकर मोटरिस्ट को सुनाई दे रही है, दैट इज fv+vm डिवाइडेड बाय v माइनस v। तो ये f1 आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो फ्रीक्वेंसी, जो साउंड यहां से डायरेक्ट यहां तक पहुंच रहा है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी। तो मैं यहाँ पे f2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। f2 कितना है आपके पास? f2 यहां से निकल रही है फ्रीक्वेंसी f, v जो सोर्स है वो दूर जा रहा है, तो यहां लिखूंगा मैं vb, और ऑब्जर्वर इसके पास आ रहा है, तो यहां लिखूंगा मैं vm। तो ये दूसरी फ्रीक्वेंसी हो गई। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वही बीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो इनकी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू f1 माइनस f2, f1 माइनस f2। तो यहाँ मिलेगा आपको f v+vm जो है उसको कॉमन ले लेंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे 1/v माइनस vb, और यहाँ मिलेगा आपको माइनस में 1/v+vb। तो मिल जाएगा आपको f इंटू v+vm, और ये मिलेगा आपको v+vb माइनस ऑफ v+vb डिवाइडेड बाय v+vb। तो यहाँ से v से v कैंसिल आउट हो गया और आपको मिलेगा यहाँ से 2 टाइम्स vb v+vm डिवाइडेड बाय v+vb। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी, बीट फ्रीक्वेंसी मिलने वाली है। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारे पास ये है कि दिखाए हुए फिगर में कंडक्टिंग रॉड है ये। मैं डायग्राम दोबारा बना ही देता हूं, अच्छा रहेगा। हाँ जी, ये सीन है। हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, मास 1 kg है और वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेम। यहाँ से स्टार्ट होती है और स्टार्ट करती है अपना मोशन 5 मीटर पर सेकंड से ऑन अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल फ्रेम कंटेनिंग इंडक्टर ऑफ 2 हेनरी। इसका इंडक्टेंस 2 हेनरी है, इसका जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है। PQ और MN जो है स्मूथ है, यानी कोई फ्रिक्शन यहाँ पर नहीं है इसके मोशन में अड़ंगा करने वाला। There is uniform magnetic field of 1 टेस्ला। यहाँ पे 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है 1 टेस्ला। Initially there is no current in the inductor, कोई भी करंट इंडक्टर में पहले नहीं है। Find the total charge in the coulomb flown through the inductor by the time velocity of the rod becomes 1 meter per second।
तो इस रॉड की वेलोसिटी जब 1 मीटर पर सेकंड रह जाती है तो आपको ये बताना है कि कितना चार्ज इस इंडक्टर में से फ्लो हो चुका होगा और रॉड x बराबर 3 मीटर डिस्टेंस चल जाती है। ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ देखिए कि अब रॉड ये मूव करेगी आगे की तरफ मूव करेगी। मैं मान लेता हूँ किसी भी समय पर इसकी वेलोसिटी जो है v के बराबर है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। सो वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो v क्रॉस v जो है ऊपर की तरफ आपको मिल रहा है। इसका मतलब एक ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा और इस ईएमएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, BVL के बराबर। अब ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होगा तो मैं कह सकता हूँ इस बैटरी में से करंट निकलेगा, कुछ करंट यहाँ से जाएगा, लेट्स से I1 के बराबर करंट यहाँ जाता है, I2 के बराबर करंट यहाँ जाता है, तो टोटल करंट इस वायर में से, इस कंडक्टिंग रॉड में से कितना जा रहा है, I1 प्लस I2 के बराबर। तो करंट इसमें जा रहा है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, सो IL क्रॉस B मैं कह सकता हूं पीछे की तरफ इसके पास फोर्स लग रहा होगा और ये फोर्स इसकी स्पीड को कम कर रहा होगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू m इंटू dv बाई dt, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये फोर्स किसके बराबर है, माइनस ऑफ टोटल करंट कितना जा रहा है, I1 प्लस I2 इंटू L इंटू B इंटू साइन 90। तो ये रिजल्ट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा m dv इज इक्वल टू माइनस ऑफ LB I1 dt प्लस I2 dt। ये रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ और दोनों तरफ मैं यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ। जब टाइम t बराबर 0 था, तो वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड के बराबर, और टाइम t पर जो वेलोसिटी हो जाती है 1 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो आप देखिए बेटा, ये I1 जो है, I1 इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। ये इंडक्टर वाली ब्रांच में करंट कितना है, I1 के बराबर। और हम जानते हैं कि उस टाइम इंटरवल 0 से लेके t में I dt का मतलब है कि चार्ज फ्लोन। I1 करंट इस इंडक्टर में है, सो I1 dt का मतलब चार्ज फ्लोन थ्रू द इंडक्टर। तो ये वाली जो टर्म है बेटा, ये वाली जो टर्म है, ये बन जाएगी आपके पास चार्ज फ्लोन थ्रू द इंडक्टर। तो मिल जाएगा आपके पास Q, जो आपको कैलकुलेट करना है। माइनस LB जो है वो बाहर कॉमन है, प्लस बात करें I2 की, I2 इस वाले सर्किट में करंट कितना है, तो किसी भी इंस्टेंट पर ये EMF है BVL के बराबर, और ये BVL डायरेक्ट बैटरी इस रजिस्टर के अक्रॉस रखी है, तो मैं कह सकता हूँ I2 इज नथिंग बट BVL डिवाइडेड बाय R, BVL डिवाइडेड बाय R। तो यहां से आपको मिल जाएगा BL बाय R इंटू VDT का इंटीग्रल 0 से लेके t। VDT का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट 0 से t में कितना चला है, ये 3 मीटर चला है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, ये 3 मीटर के बराबर है, और ये सब किसके बराबर है, m इंटू dv माइनस 5 से लेके 1 तक। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे मुझे पुट करनी होगी, तो आप यहाँ लिखेंगे मास 1 kg के बराबर, dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 माइनस 5 के बराबर, 1 माइनस 5। उप्स, अच्छा गलत लिख दिया मैंने, अगले पेज पे लिखना चाहिए था। तो यहाँ लिखेंगे मास इज 1 kg, dv की जगह आएगा 1 माइनस 5 इज इक्वल टू LB, L की वैल्यू 1 माइनस में B की वैल्यू है 1, और यहाँ मिलेगा आपको Q और प्लस BL बाय R, और यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रल VDT डिस्प्लेसमेंट विच इज 3। तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 4 इधर जाएगा 4 इज इक्वल टू Q प्लस 3, तो Q की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 कूलम के बराबर। तो 1 कूलम के बराबर चार्ज जो है इस इंडक्टर में फ्लो होने वाला है। यही आंसर है आपका, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है दो कोहेरेंट सोर्सेज की वजह से। कोहेरेंट सोर्सेज कौन कौन से हैं, A और B, जो सेपरेटेड है 4 लैम्डा डिस्टेंस पे along the y-axis, where lambda is the wavelength of the light source used. A detector D is moved along the positive x-axis. Find the total number of maxima points are observed on the x-axis, excluding the point x is equals to 0 and x is equals to infinity. तो यहाँ आप देखिए हमारे पास दो सोर्सेज हैं, एक सोर्स है यहाँ पर B और दूसरा सोर्स है यहाँ पर A, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, 4 लैम्डा के बराबर है। So this is 4 लैम्डा। अब एक डिटेक्टर जो है वो इस x एक्सिस पर घूमता है, तो मान लीजिए डिटेक्टर कभी जब यहां पर पहुंचेगा, मान लीजिए डिटेक्टर यहां पे है, तो एक वेव जो है लाइट वेव B से डायरेक्ट आ रही होगी D पर,
और एक लाइट वेव जो है वो आ रही होगी ए से लेके डी तक। तो पाथ डिफरेंस में कह सकता हूं एडी माइनस बीडी इज द पाथ डिफरेंस। ये होता है पाथ डिफरेंस, और ये पाथ डिफरेंस यदि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर आता है तो हम कहते हैं वहां पे मैक्सिमा हमें मिलता है। तो पहले जो ये डिटेक्टर था, पहले डिटेक्टर में मान लो यहां पर है, डिटेक्टर यहां पर है, तो देखिए बेटा यहां से जो वेव आ रही है बी से लेके डी तक, वो कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, 0 के बराबर, बिकॉज बी और डी सेम पॉइंट पर हैं। तो बी से आने वाली वेव को 0 डिस्टेंस चलना पड़ेगा। ए से लेके डी तक आने वाली जो वेव है उसको कितना चलना पड़ेगा, 4 लैम्डा के बराबर। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर इस पॉइंट पर जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 4 लैम्डा के बराबर है। तो क्या यहां पर मैक्सिमा बनेगा, हाँ यहां पर मैक्सिमा बनेगा, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि x बराबर 0 जो पॉइंट है इसको आप एक्सक्लूड करिए। हमने कहा ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया। अब एक सबसे आखिरी, जब इनफाइनाइट पे ये पहुंच जाएगा, जब ये इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा डिटेक्टर x इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, तो मैं कह सकता हूं b से जो वेव चलती है उसको जितना डिस्टेंस चलना होगा उतना ही a से चलने वाली वेव को डिस्टेंस चलना पड़ेगा। ठीक, ये ऑलमोस्ट दोनों ही पैरेलल हो जाएंगे पाथ, तो दोनों को एक समान डिस्टेंस चलना होगा। इनफाइनाइट पे पहुंच गया तो इसको भी इनफाइनाइट, इसको भी इनफाइनाइट, और दोनों को यदि माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 0। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो 0 के बराबर है इनफाइनाइट पर। और यहाँ पर देखिए जो पाथ डिफरेंस है 4 लैम्डा के बराबर है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि कोई पॉइंट यहाँ पर होगा जहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू 3 लैम्डा होगी, कोई एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू 2 लैम्डा होगी, और एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां पर डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा के बराबर होगी। तो ये हमारे पास टोटल 5 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन हमें कहा गया है कि एक्सक्लूड करिए इसको और एक्सक्लूड करिए इसको। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं, 3 पॉइंट्स हमें ऐसे मिल रहे हैं जहां पे मैक्सिमा बन रहा है, का एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें प्राप्त हो रहा है। तो हमारा आंसर होगा 3 पॉइंट्स हमें मिलेंगे बीच में, आंसर है 3। इसके बाद यही लास्ट सवाल था इसका, और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक जरूर दबाइए। लाइक दबाने से होगा क्या, यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो इस वीडियो को पुश करेंगे जिससे ज्यादा लोग हमारी वीडियो को देख सकें और हमारा चैनल ग्रो हो सके। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।